ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने अभी तक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की है, जहाँ पे सिर्फ एक प्राइवेट की होती है जो कि दो लोगों के बीच में शेयर होती है फॉर बोथ एनक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन। उसके बाद हमने हैशिंग का कॉन्सेप्ट किया था कि कैसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट, एक पीस ऑफ डेटा पड़ा हुआ है या एक मैसेज पड़ा हुआ है, तो आप किस तरीके से उसे एक नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो नंबर बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं उस डेटा की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए या ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए। तो आज हमने अगला टॉपिक शुरू करना है एंड दैट इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। और इसमें हम जो एल्गोरिथम देखेंगे वो आरएसए है। पहला सवाल ये आता है कि सिमेट्रिक या प्राइवेट या सीक्रेट या सिंगल की क्रिप्टोग्राफी जो है उसके अंदर सिर्फ एक की इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और वही की सेंडर भी इस्तेमाल करते हैं, वही की रिसीवर भी इस्तेमाल करता है। अब मसला ये है कि अगर वो की जो है वो डिस्क्लोज हो जाए या लीक हो जाए या किसी थर्ड पार्टी के हाथ में चढ़ जाए, तो इन दैट केस वो आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और दूसरा मसला ये है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही की है, ठीक है, और जो कि रिसीवर भी इस्तेमाल कर रहा है और सेंडर भी इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि किस तरीके से, यानी सेंडर ने कोई डेटा भेजा है और रिसीवर जो है अपनी तरफ से कोई डेटा बना के उसे उसी की के साथ इनक्रिप्ट कर दे, तो अब कैसे साबित किया जाएगा कि डेटा सेंडर ने भेजा था या रिसीवर ने अपनी तरफ से वो डेटा बना दिया। ठीक है, यानी ये प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने लेट सपोज एक डेटा क्रिएट किया है, उसे अपनी की के साथ इनक्रिप्ट किया है। तो अब सवाल ये आता है कि की जो है मैंने किसी और शख्स के साथ अगर शेयर की है, तो वो अपनी तरफ से डेटा बना के उसी की के साथ इनक्रिप्ट कर देता है और कहते हैं कि ये की जो है ये तो आदिल रिया खान की है, तो फिर डेटा भी उसी का होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में कि एक शख्स ने अगर डेटा को किसी और की इस्तेमाल करते हुए इनक्रिप्ट किया है, तो अब ये नहीं हम बता सकते कि कौन के उस मैसेज का ओरिजिनल क्रिएटर कौन था, क्योंकि की दो लोगों के बीच में शेयर हुई है, दोनों ओरिजिनल क्रिएटर हो सकते हैं। इस पर हम डिटेल में भी और बात करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि नॉन रिप्यूडिएशन भी नहीं इंश्योर होती सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई डेटा भेजा है, अब वो बाद में मुकर सकते हो, कह सकते हैं कि मैंने तो भेजा ही नहीं है, किसी दूसरे बंदे ने अपनी तरफ से बना के डेटा मेरा नाम लगा दिया। ठीक है, तो ये नॉन रिप्यूडिएशन होती है कि आप जो है अपना डेटा बना के उसे डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में प्रॉब्लम है कि आप इंश्योर नहीं कर सकते कि किसी ने डेटा भेजा है तो आप वो मुकरे ना, यानी साबित हो जाए कि उसी ने भेजा है। और इन दोनों के पीछे बेसिक जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ये मसला पेश आता है वो है कि की शेयर हो रही है। जितने लोगों के बीच में की शेयर हो रही है वो सारे के सारे कंटेंट के क्रिएटर हो सकते हैं, तो हम किसी एक के ऊपर उंगली रख के नहीं कह सकते कि कंटेंट का क्रिएटर ये था। तो इसके लिए हम जो है आज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी डिस्कस करेंगे जो कि इन सारे मसलों को एड्रेस करती है। इसमें क्या होता है कि सिमेट्री की में तो आपके पास सिर्फ एक की थी जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे दो कीज होती है, यानी हर शख्स जो है उसके पास अपनी एक पब्लिक की होगी जो कि उसने पूरी दुनिया में अनाउंस की होगी। हर कोई उस पब्लिक की को देख सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी की है वो प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की जो है वो सिर्फ उस की के ओनर के पास ही होती है, वो अपनी प्राइवेट की दुनिया में किसी और के साथ शेयर नहीं करता। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, वो एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ओनर प्राइवेट की क्या है वो, और बाकी लोग जो कि सिर्फ उस ओनर की पब्लिक की को देख सकते हैं, ये दोनों फर्क रोल्स हैं।
ये बराबर रोल नहीं है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमने क्या देखा था, एक की है और वो की जो है हर किसी के पास, वो जो भी उस कम्युनिकेशन का हिस्सा है, चाहे सेंडर है चाहे रिसीवर है, उन दोनों के पास वही एक की होती है। तो वो दोनों का जो लेवल है वो दोनों का लेवल सेम होता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे लेवल सेम नहीं है। एक बंदा जो है वो प्राइवेट की का ऑनर है और वो प्राइवेट की किसी और के पास नहीं होती, बाकी सारे सिर्फ पब्लिक की को एक्सेस कर सकते हो उस शख्स की। तो ये जो है ये हमारे मसले को बहुत हद तक हल करता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसे एसिमेट्रिक इससे भी कहते हैं क्योंकि जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी थी उसमें तो एक ही की इंक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है और एक ही की डिक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक प्राइवेट की है एक पब्लिक की है और इन दोनों के रोल्स फर्क है। एक इंक्रिप्शन के लिए अगर इस्तेमाल हो रही है तो दूसरी डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी। एक अगर डिजिटल साइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है तो दूसरी ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होगी कि डिजिटल सिग्नेचर उस बंदे का है भी कि नहीं है। और ये दोनों हम अभी सिनेरियो कवर करते हैं, ठीक है। तो पहले सिनेरियो पे आ जाए कि लेट्स सपोज हमने इंक्रिप्शन करनी है, तो इंक्रिप्शन में हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्यों चाहिए होती है? ठीक है, सपोज करें कि हम सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन कर रहे थे जो कि जिसमें सिर्फ एक प्राइवेट की होती है, दैट्स इट। लेट्स सपोज एलिस जो है मैसेज को एनक्रिप्ट करती है और बॉब को सेंड कर देती है, ठीक है। सिर्फ एक ही प्राइवेट की है, ये की बॉब के साथ कैसे शेयर की जाएगी? ये क्रिप्टोग्राफी का एक सबसे बड़ा मसला होता है। यानी एक ऑप्शन है कि एलिस जो है जब डेटा भेजेगी बॉब को तो उसके साथ उसी चैनल के ऊपर वो की भी भेज देगी अपनी, बॉब को कहेगी कि ये की है इसे इस्तेमाल कर लो डिक्रिप्शन के लिए। अब यहां पे मसला क्या है कि अगर ईव है जो कि आपके डेटा को पकड़ सकती है, चैनल को इंटरसेप्ट करके आपके डेटा को कैप्चर कर सकती है, तो वो उसके साथ की को भी कैप्चर कर ले। यानी एक ही चैनल के ऊपर आप की भी भेज रहे हैं, डेटा भी भेज रहे हैं, तो अगर डेटा पकड़ा जाता है तो फिर की भी साथ ही पकड़ी जाएगी। तो ये की शेयर करना जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी आप डेटा एनक्रिप्ट करके भेज देंगे किसी को, की कैसे भेजेंगे? क्योंकि अगर की भी उसी चैनल पे भेजें तो अगर डेटा पकड़ा जा सकता है तो की भी पकड़ी जा सकती है। दूसरी चीज हो सकती है कि एलिस क्या करती है कि वो डेटा भेज देती है इनक्रिप्टेड और की जो है वो एक डिले के बाद भेज देगी। इसके दो मसले, नंबर वन, एक तो डिले बढ़ जाएगा, यानी बॉब को अगर फॉरेन डेटा चाहिए था तो उसे अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि पहले की भी आ जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर डेटा मिल गया है ईव को तो वो थोड़ा इंतजार कर ले थोड़ी देर तक ताकि उसे की भी मिल जाए। तो प्रॉब्लम इनहेरेंटली वही है कि आपका अगर चैनल इनसिक्योर है तो उस चैनल के ऊपर आप चाहे डेटा भेजें चाहे आप की भेजें, वो दोनों की दोनों पकड़ी जा सकती है, ठीक है। तो इसका एक आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? यानी यहाँ पे हम ब्रॉड लेवल पे बात करेंगे, एक्चुअल एल्गोरिथम हम थोड़ी देर में एंड में क्लास के डिस्कस करेंगे। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? तो इस तरह का हमें सिनेरियो, इस तरह की हमें कोई सोल्यूशन चाहिए कि बॉब जो एलिस ने बॉब को मैसेज भेजना है तो बॉब के पास दो कीज होनी चाहिए, एक पब्लिक की जो कि सारी दुनिया को पता है और एक प्राइवेट की जो कि सिर्फ बॉब को पता है। अब हम क्या चाहते हैं कि एलिस क्या करे कि एलिस ने अगर बॉब को मैसेज भेजना है तो वो बॉब की पब्लिक की इस्तेमाल करे और बॉब की पब्लिक की को इस्तेमाल करते हुए वो अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर दे और फिर सेंड कर दे। अब बात यह है कि अगर आपने बॉब की पब्लिक की से किसी मैसेज को इनक्रिप्ट किया है तो एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करेगा कि बॉब की ही प्राइवेट की उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती है, उसके अलावा कोई और की जो है डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। यानी बॉब की पब्लिक की से अगर आपने मैसेज को इनक्रिप्ट किया है तो बॉब की पब्लिक की से आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, पूरी दुनिया की किसी और की से उसे आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते।
आप सिर्फ बॉब की प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं, और ये प्राइवेट की जो है ये सिर्फ बॉब के पास ही है, दुनिया के और किसी फर्द के पास नहीं है। बॉब अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ना ही इंटरनेट के ऊपर किसी को भेजेगा। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या है कि लेट्स सपोज एलिस ने भेज दिया मैसेज और वो ईव ने उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर दिया। तो अगर ईव ने मैसेज को इंटरसेप्ट कर भी दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैसेज इनक्रिप्टेड है और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिए बॉब की, पर बॉब जो है अपनी प्राइवेट की दुनिया के किसी फर्द के साथ शेयर नहीं करता। तो इस वजह से आपका डेटा सिक्योर रहेगा। और इसका एक्चुअल एल्गोरिथम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ये पॉइंट क्लियर है क्लास? पहली प्रॉब्लम समझ आ गई है? हाँ जी, आवाज आ रही है? क्लास? जी सर, आ रही है यस सर। ऑल राइट, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हमें क्यों चाहिए होती है, वो है ऑथेंटिकेशन का। लेट सपोज एक मैसेज है जिसे सिमेट्रिक की के थ्रू इनक्रिप्ट किया गया है, ठीक है। तो उस वो की बनाने वाला, की का जो ओनर है, क्या हम वसूख से कह सकते हैं कि उस मैसेज को उसी ओनर ने इनक्रिप्ट किया? ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी ने मैसेज भेजना है किसी और को, तो कैसे चेक किया जाए कि वो मैसेज फॉर एग्जांपल ऑथेंटिक है कि नहीं। तो हमने देखा था कि आप उसकी हैश कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हैश को इनक्रिप्ट कर देते हैं, और फिर आप कंपेयर करते हैं कि जो ओरिजिनल मैसेज की हैश है और ये जो इनक्रिप्टेड हैश भेजी गई थी, ये दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर डिफरेंट चीज हम क्या कर रहे हैं कि उसने जो इनक्रिप्ट किया है उस चीज से हम ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का क्रिएटर जो है वो वही है जिसने उस की को क्रिएट किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज हम सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और लेट्स सपोज एलिस और बॉब ने वो की शेयर की हुई है। अब एलिस जो है अगर एक मैसेज क्रिएट करती है और उस मैसेज को उस की के साथ इनक्रिप्ट कर देती है, तो अब द थिंग इज कि वो की हर किसी के पास अवेलेबल है, एलिस के पास भी, बॉब के पास भी। तो हम क्या कहेंगे कि इस मैसेज को इनक्रिप्ट किसने किया है, एलिस ने किया है कि बॉब ने किया है? और अगर वो की बनाई एलिस ने थी और फिर बॉब के साथ शेयर की थी, अब बॉब जो है कोई इलीगल किस्म का मैसेज क्रिएट करता है और उसे उसी की के साथ इंक्रिप्ट करता है, तो पकड़ा कौन जाएगा, एलिस के बॉब? जानिए अब दोनों के ऊपर ही शक होगा, क्योंकि की जो है इन दोनों के पास है। सर समझ नहीं आई कुछ। ओके, अब मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है यहां पे? प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज एक मैसेज है और इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग अ की। ये की जो है दो लोगों के पास शेयर्ड है, एक एलिस के पास और एक बॉब के पास, ठीक है। अब अगर ये मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है, लेट्स वो मैसेज कोई इलीगल मैसेज था, कोई गलत मैसेज था, कोई टेररिज्म का मैसेज था फॉर एग्जांपल, तो अब पुलिस जो है वो किसके पास जाएगी? मैसेज है, उसे एक सर्टेन की के साथ इनक्रिप्ट किया गया है। अब पुलिस हर उस फर्द के पास जाएगी जिसके पास वो की है। पुलिस मेरे पास नहीं आएगी, आपके पास नहीं आएगी, पर एलिस और बॉब के पास जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास की है जिससे इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया गया था, तो उनके अलावा कोई और फर्द इस मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एलिस और बॉब दोनों ने तो गलत काम नहीं किया ना, इनमें से किसी एक ने किया है, वो मैसेज किसी एक ने बनाया है और किसी एक ने उसे इनक्रिप्ट किया है, और पकड़े दोनों जाएंगे। तो हम कोई ऐसा सिनेरियो चाहते हैं कि जिसने इनक्रिप्ट किया है हमें पता लगे कि सिर्फ उसी ने इनक्रिप्ट किया है, किसी और फर्द ने इनक्रिप्ट नहीं किया।
प्रॉब्लम समझें, प्रॉब्लम समझ आइए आपको? एनी क्वेश्चन? ये पॉइंट क्लियर है क्लास? अगर सवाल कोई है तो पूछ लें। ऑल राइट, तो इसकी आइडियल सोल्यूशन क्या है, यानी ये चीज समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज एलिस ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से साबित हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट एलिस ने ही क्रिएट किया, किसी और ने क्रिएट नहीं किया। एलिस क्या करेगी? एलिस के पास दो कीज हैं, एक पब्लिक की है जो कि सारी दुनिया को पता है, एक एलिस की अपनी प्राइवेट की है। बाय द पब्लिक की भी एलिस की अपनी होगी, प्राइवेट की भी एलिस की अपनी होगी, बॉब की पब्लिक की अपनी होगी, बॉब की प्राइवेट की अपनी होगी। जो भी शख्स पब्लिक की इंक्रिप्शन करना चाहता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी करना चाहता है, तो वो अपने लिए एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जनरेट करता है। पब्लिक की वो सारी दुनिया को बता देते हैं, प्राइवेट वो सिर्फ अपने पास रखता है। तो एलिस ने भी यही किया है, उसने दो कीज जनरेट की है, एक उसने दुनिया के साथ शेयर कर दी है पब्लिक की, और प्राइवेट उसने अपने पास रख लिया। अब क्या होगा कि वो जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी, वो उस डॉक्यूमेंट का एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेती है। ठीक है, अब हैश वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, अब वो क्या करेगी? वो उस हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट करेगी यूजिंग हर प्राइवेट की। अब याद रखें, प्राइवेट की सिर्फ उसी के पास है, किसी और के पास उसकी प्राइवेट की नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइवेट की सिर्फ वो ही इस्तेमाल कर सकती है, उसके अलावा कोई उसकी प्राइवेट की नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब अगला पॉइंट क्या होगा? अब किसी ने अगर चेक करना है कि ये मैसेज एलिस ने भेजा है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट एलिस ने क्रिएट किया है कि नहीं, तो वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट लेगा, उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा कि एलिस ने जो हैश वैल्यू भेजी थी, वो उस हैश वैल्यू को डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग एलिस पब्लिक की। यानी यहां पे हो क्या रहा है कि अगर आप प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करते हैं तो उसी इंसान की पब्लिक की से आप डिक्रिप्ट करेंगे, अगर आप पब्लिक की से इनक्रिप्ट करते हैं तो सिर्फ उसी इंसान की प्राइवेट की से आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो यहां पे क्या होगा कि एलिस ने अगर अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया है हैश वैल्यू को, तो एलिस की पब्लिक की से उस हैश वैल्यू को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, बस किसी और की से डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। अब होगा क्या कि बॉब जो है वो कंपेयर करेगा कि उसने जो डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू कैलकुलेट की थी वो, और जो एलिस ने इनक्रिप्ट करके भेजी थी वो दोनों अगर सेम है, तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट में नंबर 1 कोई रद्दोबदल नहीं हुई, और नंबर 2 वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला जो था वो एलिस थी। और ये साबित कैसे हुआ है? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट जिस की से किया गया है, वो की एलिस की प्राइवेट की है, और वो एलिस के अलावा किसी के पास नहीं है। एनी क्वेश्चन? क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यानी मैं अभी तक जो डिस्कशन हुई है उसे अगर समराइज करूं तो बेसिकली बात क्या हुई है कि अगर तो आप सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एईएस और डेस वगैरह हमने पिछली क्लासेस में देखी है, और जो एक्सोर साइफर देखा था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? नंबर 1, एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप की को कैसे शेयर करेंगे। यानी मैंने किसी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट किया है, अब मैंने डॉक्यूमेंट इंटरनेट के ऊपर आपको भेज दिया, अब मैं की भी इंटरनेट के ऊपर आपको भेजूंगा। अगर ऐसे मैं करता हूं और किसी मैन इन द मिडिल ने मेरी डॉक्यूमेंट को पकड़ लिया है, तो वो उसके साथ की को भी पकड़ लेगा। यानी आप ऐसे समझ लें कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है, आपने डेबिट कार्ड के ऊपर अपना पासवर्ड तो नहीं लिखा होता ना, कि अगर कोई आपका डेबिट कार्ड चोरी कर ले तो उसके साथ उसे पासवर्ड भी मिल जाएगा, जो पिन की होती है बेसिकली। ठीक है, इन दोनों को आप अलहदा रखते हैं। तो यही मसला है कि अलहदा कैसे रखेंगे? अगर मैंने आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर की है एनक्रिप्टेड, तो उसकी की भी आपको देनी पड़ेगी, वो मैं कैसे दूंगा?
अगर वो इंटरनेट के ऊपर दी तो पकड़ी जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर की जो है सिर्फ एक शख्स के पास ही है तो सिर्फ वही शख्स डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर मल्टीपल लोगों के पास है, लेट्स सपोज 2 लोगों के पास है, तो वो 2 लोग डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट की। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई मैसेज था, गलत मैसेज था फॉर एग्जांपल, तो अब हम कैसे पकड़ेंगे कि ये मैसेज किसने जनरेट किया है? तो उसका तरीका होता है, हम देखेंगे कि जिस शख्स इनक्रिप्ट किसने किया है, यानी सॉरी किस की से इनक्रिप्ट हुआ है, हम ये देखेंगे। और जिस की से इनक्रिप्ट हुआ है वो की किस किस के पास है। अगर सिर्फ एक बंदे के पास है तो फिर हम उसे पकड़ सकते हैं। अगर मल्टीपल लोगों के पास वही की है तो आप कोई गारंटी नहीं है कि वो मैसेज जो है किससे जनरेट किया था, क्योंकि उन सारों में से कोई भी कल्प्रेट हो सकता है। तो ये 2 प्रॉब्लम है जो कि सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के अंदर हम फेस करते थे। जो पब्लिक की इंक्रिप्शन है या एसिमेट्रिक की है, उसमें क्या होता है कि आपके पास अब 2 कीज हैं हर शख्स के पास, एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। वो पब्लिक तो सारी दुनिया के साथ शेयर कर लेता है, पर प्राइवेट की वो सिर्फ अपने पास ही रखेगा। तो अब जो हमारे मसले थे वो सारे हल हो जाते हैं। यानी पहला मसला था की शेयर करने का, कि आप की कैसे शेयर करेंगे, तो वो मसला खत्म हो गया। पब्लिक की है, वो आप सारी दुनिया को बता देते हैं। आप सारी दुनिया को कह देते हैं कि अगर तुमने मुझे कोई मैसेज भेजना है तो उसे इनक्रिप्ट करने के लिए मेरी पब्लिक की इस्तेमाल करो। अब अगर कोई भी आपकी पब्लिक की को इस्तेमाल करके इंक्रिप्शन कर रहा है तो अब उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइवेट की इस्तेमाल हो सकती है, पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की हुई। तो की शेयरिंग का मसला खत्म हो गया। अब अगर कोई आपकी पब्लिक की चोरी कर लेते तो कर ले बेशक, क्योंकि पब्लिक की तो आपने वैसे ही अनाउंस कर दी हुई है। और प्राइवेट की क्योंकि आपके दिल के अंदर है तो वो कोई नहीं आपसे ले सकता। ठीक है, उसका चोरी होने का डर नहीं है क्योंकि आपने उससे इंटरनेट के ऊपर शेयर नहीं करना कभी। तो ये की शेयरिंग का मसला खत्म हो गया। और ऑथेंटिकेशन दूसरा मसला था तो वो भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट जनरेट की है तो मैं उसे अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट कर देता हूं। अब क्या होगा? अब अगर मेरी पब्लिक की के साथ वो मैसेज डिक्रिप्ट हो जाता है तो उसका मतलब है कि ओरिजिनल मैसेज जो था वो मेरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ था, और अगर मेरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ था तो उसका मतलब है मेरा मैसेज है, क्योंकि मेरे अलावा किसी के पास वो प्राइवेट की नहीं है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन का भी मसला खत्म हो गया क्योंकि इससे आप गारंटी हो जाते हैं कि वो मैसेज मेरा ही है। और नॉन रिप्यूडिएशन भी नहीं हो सकती, यानी मैं किसी को मैसेज भेज के ये नहीं कह सकता कि मैंने तो नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ है और मेरी पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि मेरी प्राइवेट की तो मेरी थी, तो मेरे अलावा तो किसी ने इनक्रिप्ट नहीं किया हुआ ना। तो ये बेसिकली दोनों मसले पे इस अप्रोच से सॉल्व हो जाता है। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, और अगला सवाल ये है कि आपने अगर इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों करनी है, यानी अभी तो मैंने एग्जांपल दिया ना कि इंक्रिप्ट अगर करना है तो जिसको मैसेज भेजना है उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्ट करें ताकि सिर्फ और सिर्फ वो जो है अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सके। और अगर ऑथेंटिकेशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करूंगा और सारी दुनिया मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके देख सकती है कि मैंने इंक्रिप्ट किया था। पर इन मोस्ट केसेस हमें दोनों चीजें चाहिए होती है। यानी अगर मैंने आप में से किसी एक शख्स को डेटा भेजना है तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ वही उस डेटा को देख सके, कोई और ना देख सके। और साथ ही वो शख्स क्या चाहेगा कि वो चेक कर सके कि आया मैंने डेटा भेजे या किसी और ने बीच में रद्दोबदल की है। तो हमें इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन दोनों चाहिए होती है। तो एनी आइडियाज आप कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूशन क्लास? हाँ जी, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम दोनों चीजें करेंगे। दोनों का क्या मतलब है कि सबसे पहले एलिस जो है मैसेज को या फिर उसके हैश को
इनक्रिप्ट करेगी यूजिंग हर ओन प्राइवेट की। ये बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर हो गया कि अब कोई भी एलिस की पब्लिक की से अगर डिक्रिप्ट करता है तो उसे पता लग जाएगा कि ये एलिस की तरफ से मैसेज आया, और उसके बाद एलिस क्या करती है, उस मैसेज को इनक्रिप्ट करती है यूजिंग बॉब्स पब्लिक की, यानी अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया फॉर ऑथेंटिकेशन डिजिटल सिग्नेचर, और बॉब की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया फॉर इंक्रिप्शन फॉर इंटेग्रिटी, के बॉब के अलावा फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी, कि बॉब के अलावा कोई उसे डिक्रिप्ट ना कर सके। तो यहां पे अब हमने दोनों चीजें अचीव कर ली है, अपना सिग्नेचर भी डाल दिया है और बॉब की के थ्रू से एनक्रिप्ट भी कर दिया ताकि बॉब के अलावा कोई उसे देख ना सके। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल कहां पे होती है, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में इस्तेमाल होती है, डिजिटल सिग्नेचर में इस्तेमाल होती है फॉर ऑथेंटिकेशन, और की एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि हमने अभी बात की है। तो ये तीनों चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। कोई भी पब्लिक की सिस्टम अगर आपने क्रिएट करना है तो इट शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, इसको इनक्रिप्ट करना और डीक्रिप्ट करना शुड बी इजी, प्रोवाइडेड आपके पास अप्रोप्रिएट की अवेलेबल हो। यानी अगर मेरी पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हुआ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ मेरी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो सकता है, और अगर मेरी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो सकता है, और ये प्रोसेस जो है आसान होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपके पास एक पब्लिक की अवेलेबल है तो उस पब्लिक की से आप प्राइवेट की जो है वो डिटरमिन ना कर सकें, इट शुड बी कंप्यूटेशनली इनफीजिबल। यानी अगर आपने पब्लिक की अनाउंस कर दी है तो उसको इस्तेमाल करते हुए, ब्रूट फोर्सिंग करते हुए आप अगर प्राइवेट की जनरेट करना चाहते हैं तो आपको कई साल लग जाने चाहिए। अगर 1-2 दिन के अंदर हो जाता है तो फिर तो वो फीजिबल ही नहीं है, कोई भी उसे ब्रेक कर सकता है। और तीसरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास आपके पास अगर प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट पेयर पड़े हुए हैं, यानी आपको पता है कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक से ये जो साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक है इससे कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट कौन सा था, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो उससे आप प्राइवेट की जो है वो डिटरमिन ना कर सकें। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो आपका पब्लिक की सिस्टम जो है वो सिक्योर है। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चन आपके नाउ? अब हमने एक्चुअल एल्गोरिथम पे जाना है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको पब्लिक की और प्राइवेट की के बीच में फर्क पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि वो क्या इश्यूज हैं प्राइवेट की इंक्रिप्शन में जो कि पब्लिक की सिस्टम एड्रेस कर देता है। अगर इनमें कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट देन, ठीक है। तो हमने जो एल्गोरिथम पब्लिक की इंक्रिप्शन में देखते हैं वो है आरएस है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सॉरी आरएस है। आरएस स्टैंड फॉर राइवेस्ट, शमीर, एडलमन। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आरएस बनाया था, और पहले भी हम इनका नाम देख सकें जो कि एसएचए वगैरह में भी ये इन्वॉल्व हुए थे, और जो RC4 था उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आजकल काफी वेल नोन पब्लिक की सिस्टम है जो आपकी सिक्योर HTTP है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर TTLS इस्तेमाल करती है आपकी एंड टू एंड कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। उसमें RSA इस्तेमाल होती है। RSA 2 मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, एक की एक्सचेंज करने के लिए, और एक जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो कैसे इंश्योर करेगी, कैसे आपको यकीन दिलाएगी कि वेबसाइट मेरी ही है। तो वो जो है बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपको कन्विंस करती है कि ये वेबसाइट जो आप तक आ रही है वो ओरिजिनल साइट से ही आ रही है, ओरिजिनल सर्वर से आ रही है, किसी ने बीच में रद्दोबदल नहीं की। और अगर आप RSA की वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है कि कभी किसी भी वेबसाइट को खोलना तो URL के साथ आपको एक लॉक का साइन नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो वो ये मोर इंफॉर्मेशन वाली ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करें तो आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। यानी इस इमेज में क्या नजर आ रहा है,
कि आपका की साइज जो है वो 2048 बिट्स का है, एल्गोरिदम RSA है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 65537 है। इसका क्या मतलब है हम बाद में देखते हैं। और मॉडुलस जो है वो एक आप देख रहे हैं कि एक मैसिव एक ह्यूज वैल्यू है, और इस वैल्यू का क्या मकसद है वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो RSA आजकल बहुत कॉमन है। और भी टेक्निक्स आ रही हैं, यानी RSA के अलावा एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी भी आ गई है जो कि यही काम करती है, पर अभी जो वाइड स्प्रेड यूजेज है, ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो RSA की ही है। ठीक है, तो RSA में पहला जो स्टेप होता है और जो आप समझ लें कि जो मेन स्टेप है वो है की जनरेशन का। की जनरेशन का क्या मतलब है, आपने क्या करना है, आपने बेसिकली एक पब्लिक की जनरेट करनी है अपने लिए, और उसी पब्लिक की से कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक प्राइवेट की जनरेट करनी है अपने लिए। जो जो शख्स RSA इस्तेमाल करना चाहता है वो अपने लिए एक पब्लिक की और प्राइवेट की का पेयर जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, तो क्लास ये अब हम कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स कवर करेंगे, उनका प्रूफ जो है वो इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, तो प्रूफ हम कवर नहीं करेंगे, पर जो टेक्निक है वो हम सारी डिटेल में देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप दो वेरी लार्ज प्राइम नंबर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, एक को आप P कह दें, एक को Q कह दें। ठीक है, और लार्ज से मेरा क्या मतलब है, तो लार्ज से मतलब है कि आप एक ऐसा प्राइम नंबर इस्तेमाल करेंगे जिसमें 100 या 200 डिजिट होंगे, और 100 या 200 डिजिट्स वाला प्राइम नंबर वो आप देख सकते हैं कि इट इज अ मैसिव नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दो प्राइम ले लिए। फिर आप क्या करेंगे, आप एक प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे उन दो प्राइम्स की, यानी P मल्टीप्लाई बाय Q कर दें, उसका जो रिजल्ट है वो आपने जनरेट करना है। ठीक है, दो स्टेप हो गए। अगला स्टेप क्या है कि आपने एक नई प्रोडक्ट जनरेट करनी है, वो क्या है, P-1 मल्टीप्लाई बाय Q-1, यानी जो प्राइम नंबर थे P और Q, उनसे -1 करके जो वैल्यू आएगी उन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये जो प्रोडक्ट है इसे आप बेसिकली टोशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला स्टेप, अब आपने क्या करना है, आपने एक रैंडम पॉजिटिव नंबर जनरेट करना है E। ठीक है, यानी रैंडमली जनरेट करना है, पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन n, यानी P और Q की जो प्रोडक्ट थी इसकी वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। और कंडीशन क्या मीट होनी चाहिए कि E एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि E और P-1 मल्टीप्लाई बाय Q-1 जो है, ये दोनों वैल्यूज जो है दे शुड बी रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है, टू नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड रिलेटिवली प्राइम इफ देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर अदर देन 1 which evenly divides both these numbers। यानी एग्जांपल अगर लें तो 12 और 13 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। क्यों, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 12 और 13 दोनों को डिवाइड करता हो। 12 और 14 जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 को भी डिवाइड कर देता है, और 2 एक ऐसा नंबर है जो कि 14 को भी डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से E जनरेट करना है कि वो रैंडम हो, वो लेस देन n हो, और P-1 मल्टीप्लाई बाय Q-1 जो थे ये दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, इनके बीच में कोई शेयर्ड पॉजिटिव नंबर ना हो जो कि दोनों को डिवाइड करता हो। अब आपने एक नई वैल्यू कैलकुलेट करनी है D एक पॉजिटिव इंटीजर है, और D एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए कि आप अगर E मल्टीप्लाई बाय D करें और इसके रिजल्ट को अगर आप P-1 मल्टीप्लाई बाय Q-1 की प्रोडक्ट से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए। यानी ये पॉइंट मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि E की आपने वैल्यू निकाल ली है, अब आपने D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और D क्या होना चाहिए, D की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए
कि अगर आपने ई और डी को मल्टीप्लाई किया है और फिर p माइनस वन मल्टीप्लाई बाय q माइनस वन की वैल्यू से डिवाइड किया है, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए। ये कंडीशन है। तो इस स्टेप के पास आपके पास e की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास d की वैल्यू भी आ गई है, आपके पास n की वैल्यू भी है और आपके पास p और q की वैल्यूज भी है। अब आपने की कैसे जनरेट करनी है? तो पब्लिक की तो सिंपली क्या होगी कि आप पूरी दुनिया को बता दें कि e की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है, बस ये पूरी दुनिया में अनाउंस कर दें। डी की जो वैल्यू है वो आप अपने पास रखेंगे, वो आपकी प्राइवेट की है, वो आपके अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता होनी चाहिए। अगर वो दुनिया में किसी और को आपने बता दी तो फिर ये पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि फिर वो आपकी प्राइवेट की इस्तेमाल करके वो डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकेगा, वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी कर सकेगा। तो प्राइवेट की आपने किसी को नहीं बताना। अब बाकी रह गए पी और क्यू जो वेरी लार्ज प्राइम नंबर्स थे, तो ये आपने डिस्कार्ड कर देने हैं। अब आपको पी और क्यू नहीं चाहिए, इन्हें आप फेंक दें। अब मेक श्योर कि किसी और को आप ना बताएं कि पी और क्यू की वैल्यू क्या थी, क्योंकि अगर आपने पी और क्यू की वैल्यू बता दी लोगों को तो उससे आपका प्राइवेट की जो है वो डिटरमिन की जा सकती है। तो इसलिए पी और क्यू को खामोशी से फेंक दें, किसी और के साथ शेयर ना करें, ठीक है। काश ये आपकी की जनरेशन हो गई। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि एक्चुअल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो ओरिजिनल डेटा है उसको आपने डिवाइड करना है इनटू ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक का साइज जो है वो n से कम होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि लेट सपोज C साइफर टेक्स्ट है और M प्लेन टेक्स्ट है, तो ये कैसे जनरेट होंगे? इंक्रिप्शन के लिए आपने क्या करना है कि आपका जो भी मैसेज है, यानी आपने जो ब्लॉक लिया है, पहला ब्लॉक, पूरा मैसेज नहीं, मैसेज का प्लेन टेक्स्ट का जो एक ब्लॉक है उसे आपने रेज करना है टू द पावर ई जो आपने कैलकुलेट किया था इस स्टेप में, जो कि पब्लिक की का हिस्सा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप m टू द पावर ई करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा उसे आपने डिवाइड करना है, n से मॉडुलस डिवाइड करना है, यानी n से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आ जाए वो आपका साइफर टेक्स्ट है। और डिक्रिप्शन के लिए क्या होगा कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है उस ब्लॉक का, उसे आप रेज करें टू द पावर डी जो है पीछे प्राइवेट की थी, तो आप टू द पावर डी करें और इसका जो रिजल्ट है उससे आप डिवाइड कर दें, n से मॉडुलस डिवाइड करें कि n से डिवाइड करें और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कॉन्क्रीट एग्जांपल, ताकि पॉइंट ज्यादा क्लियर हो। पहला स्टेप है, लेट सपोज आपने दो प्राइम नंबर सिलेक्ट किए हैं, एक 47 है और p इज इक्वल टू 47, q इज इक्वल टू 71। अब आप n की वैल्यू जनरेट करेंगे विच इज 47 मल्टीप्लाई बाय 71, उसके बाद, और दिस इज इक्वल टू 3337। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप टोशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी p माइनस वन मल्टीप्लाई बाय q माइनस वन, यानी 46 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे, इसका जो वैल्यू आई है वो है 3220। अब आपने क्या करना है, अब आप रैंडमली एक e की वैल्यू सिलेक्ट करें, ठीक है। हमने रैंडमली क्या सिलेक्ट किया, 79। क्यों? क्योंकि नंबर वन इट इज लेस देन n, यानी 3337 से कम है, ये पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपका p माइनस वन मल्टीप्लाई बाय q माइनस वन है, यानी 3220। तो 79 और 3220 ये दो वैल्यूज जो है दे आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है अदर देन 1 जो कि उन दोनों को डिवाइड करता हो, कोई कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ई आ गया है।
अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सच दैट ई मल्टीप्लाई बाय डी मॉडुलस डिवीजन p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, इसका रिजल्ट वन आना चाहिए। डी की ऐसी वैल्यू हो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट जो है वो वन है। और वो हम देखते हैं कि डी की वैल्यू अगर 1019 है, ठीक है, तो क्या होता है कि ई 79 मल्टीप्लाई बाय डी 1019, इसका जो रिजल्ट है इसे अगर आप डिवाइड करेंगे बाय 3220 तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसी डी की आप ये वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब क्लास एक सवाल ये आ जाता है कि ठीक है मैंने ये डी की वैल्यू 1019 आ गई है, पर ये हमने कैलकुलेट कैसे की थी? यानी हमने क्या किया, पहले डी इक्वल टू 1 करके देखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इतनी ज्यादा बार बार हमने ब्रूट फोर्स किया है। तो ऐसे नहीं होता। यानी ये इस तरह की जब एक्सप्रेशन आती है तो नंबर थ्योरी में इस किस्म की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। ठीक है, एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम है जो कि हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, पर जहाँ पे इस कोर्स के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें डी की वैल्यू चाहिए वो जो कि इस कंडीशन को मीट करती हो। और वो डी की वैल्यू आई कैसे है, तो उसके लिए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है जो कि हमने कवर नहीं किया, उससे आप डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम छोड़ देंगे। सिमिलरली ये सवाल भी आते हैं कि अगर 79 और 3220 है तो आपने कैसे डिटरमिन किया कि रिलेटिवली प्राइम है? तो उसके लिए भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं जिसकी डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई क्रिप्टोग्राफी का कोर्स है जिसमें फोकस ही क्रिप्टोग्राफी है, या नंबर थ्योरी का कोर्स है, या ग्रुप थ्योरी का कोर्स है, मैथमेटिकल कोर्सेज, तो उसमें ये चीज डिटेल में कवर की जाती है। इस कोर्स के लिए वो मैं कवर नहीं कर रहा, आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि RSA वर्क कैसे करता है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या कंडीशन को मीट करती हो, ई की वैल्यू क्या कंडीशन को मीट करती हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट इस तरीके से कर लिया। अब क्या होगा, अब लेट सपोज मैसेज जो है वो ये था 68823268796666683। अब इसे इनक्रिप्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे स्प्लिट करेंगे इनटू ब्लॉक्स। लेट सपोज हमने 3 डिजिट के ब्लॉक बना दिए, क्योंकि n जो है वो 4 डिजिट्स का था, तो ये ब्लॉक जो है ये 4 डिजिट्स या उससे कम के होने चाहिए थे, तो हमने जो है 3 डिजिट्स के कर दिए। 688 पहला ब्लॉक है, 232 दूसरा है, फिर 687 966 668 और एंड पे एक डिजिट बचा था विच वाज 3। तो हमने कहा है कि ब्लॉक जो है वो 3 डिजिट के होने चाहिए, तो फिर 3 से पहले जो है आप 0 0 लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक्स आपके बन गए हैं। अब आप कोई पहला ब्लॉक उठाएं, पहला ब्लॉक इनक्रिप्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, आप 688 टू द पावर 79 करेंगे विच इज ई, और यह ई बाय द वे पब्लिक की का हिस्सा था, और इसे आप डिवाइड करेंगे n से विच इज 3337, ये भी पब्लिक की का हिस्सा है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका साइफर टेक्स्ट है जो कि इन दिस केस 1570 है। ये इंक्रिप्शन हो गई। डिक्रिप्शन के लिए आप क्या करेंगे कि आप साइफर टेक्स्ट लेंगे जो कि 1570 है, उसे आप करेंगे टू द पावर d, और d की वैल्यू क्या थी 1019। तो ये जो रिजल्ट आया है इसे आप डिवाइड करेंगे n से, और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका प्लेन टेक्स्ट होगा जो कि इन दिस केस 688 है। ठीक है, तो क्लास ये एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। यानी शुरू में इंक्रिप्शन जब पूरी हिस्ट्री जब आप देख लें, आज से 1000 साल पहले की देख लें, तो इंक्रिप्शन करने का तरीका क्या होता था कि एक की होती थी जो कि इंक्रिप्ट करने वाले और डिक्रिप्ट करने वाले को चाहिए होती थी, और उसमें मसला क्या होता था कि अगर की आपकी गुम गई या चोरी हो गई तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता था। पब्लिक की इंक्रिप्शन ने ये मसला खत्म कर दिया आपका।
कि यहां पे आप देख सकते हैं कि दो नंबर जनरेट हो रहे हैं, एक ई है और एक डी है, ठीक है, और ई और डी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, यानी एक पेयर है। ई की बेसिस पे डी डिटरमिन होता है, या फिर डी की बेसिस पे आप ई कर लेते हैं, पर ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब फायदा क्या हो रहा है कि इनमें से आप सिर्फ एक चीज को अनाउंस कर दें और दूसरी वैल्यू आप अपने पास प्राइवेट कर लें। तो जो अनाउंस्ड वैल्यू है उसे आप इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर उससे आपने इंक्रिप्ट किया तो फिर डिक्रिप्शन के लिए आपको दूसरी वैल्यू चाहिए होगी, और वो दूसरी वैल्यू प्राइवेट है, विच मीन कि आपके अलावा कोई भी उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। और अदर वे राउंड देखें तो अगर आपने अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट किया है तो कोई भी उसे प्राइवेट की से डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, आप उसे आपकी पब्लिक की इस्तेमाल करनी पड़ेगी डिक्रिप्शन के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। खैर, तो ये आरएसए का एक एग्जांपल है, और ये हमने अभी सिर्फ एक ब्लॉक के लिए किया है। यही प्रोसेस जो है आपको बाकी सारे ब्लॉक्स के लिए रिपीट करना पड़ेगा, और जब सारे ब्लॉक्स के लिए रिपीट हो जाएगा तो आपकी इंक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये आरएस से आपने इंक्रिप्शन के लिए अगर इस्तेमाल करना है, यानी एलएस ने अगर बॉब को इंक्रिप्ट करके मैसेज भेजना है तो एलएस क्या करेगी, बॉब की पब्लिक की के थ्रू उस मैसेज को इंक्रिप्ट करेगी और फिर सेंड कर देगी, और बॉब की प्राइवेट की जो है सिर्फ उसी के थ्रू उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, पर प्राइवेट की सिर्फ बॉब के पास ही है। और क्लास जहां पे एक चीज नोट करें, एलएस ने अगर बॉब को मैसेज भेजना है तो एलएस अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करती है तो फिर सिर्फ अपनी प्राइवेट की से ही वो डिक्रिप्ट कर सकती है, यानी एलएस के अलावा कोई उसे भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। और अगर एलएस अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करके सेंड करती है तो फिर एलएस की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है, और एलएस की पब्लिक की तो पूरी दुनिया के पास है। तो इसलिए रूल ये होता है कि आपके जिसे मैसेज भेजना है आप उसकी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेंगे ताकि सिर्फ वही शख्स अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर सके, तो ये एनक्रिप्शन होगी। और अगर डिजिटल सिग्नेचर करना है तो उसका तरीका क्या है कि एलिस ने अगर मैसेज को साइन करना है तो एलिस क्या करेगी कि उस मैसेज को या उसके हैश को साइन कर एनक्रिप्ट करेगी यूजिंग हर प्राइवेट की। अब अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करने का मतलब है कि जिसके पास भी एलिस की पब्लिक की है वो उसे डिक्रिप्ट कर लेगा, और एलिस ने अपनी पब्लिक की पूरी दुनिया में अनाउंस की हुई है, हर किसी के पास है। तो यहां पे अब क्या होगा कि जो भी पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट हो गया तो वो समझ जाएगा कि ये एलिस ने ही मैसेज भेजा है। और याद रखें कि डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन दो फर्क चीज है। इंक्रिप्शन जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करता है, डिजिटल सिग्नेचर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं इंश्योर कर रहा। यानी एलिस ने अगर अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया है तो उसकी पब्लिक की से तो हर कोई डिक्रिप्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है दुनिया का हर फर्द उस मैसेज को पढ़ सकता है, तो कॉन्फिडेंशियल तो ना हुआ ना, पर वो ऑथेंटिसिटी जो है वो इंश्योर हो रही है कि अगर हर कोई डिक्रिप्ट करके देख सकता है तो उससे पता लग जाएगा कि अगर मैंने एलिस की पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया है तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल इंक्रिप्शन जो है वो एलिस की प्राइवेट की से हुई होगी, और वो प्राइवेट की सिर्फ एलिस के पास ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आरएसए को इस्तेमाल करते हुए आप इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि हमने जो भी एग्जांपल किए हैं और अभी तक जितनी भी बात की है वो तो न्यूमेरिक डेटा पे की है, यानी नंबर्स हैं, तो मैसेज नंबर तो नहीं होता। अगर मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजनी है तो उसमें लाजमी तो नहीं कि नंबर हो, उसके अंदर तो टेक्स्ट भी हो सकता है, शायद इंग्लिश की डॉक्यूमेंट हो, शायद कोई अरबी की हो, फारसी की हो, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो फिर उसमें आरएसए कैसे इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी? एनी आइडियाज क्लास? हाँ जी, क्या ख्याल है? ASCII कोड के थ्रू। जी कौन बोला? ASCII कोड के थ्रू। हाँ जी क्लास, तो बेसिकली सिंपल बात है कि आप जब भी टेक्स्ट डेटा की बात करते हैं, ठीक है,
तो टेक्स्ट डेटा बेसिकली सीक्वेंस ऑफ बिट्स है, या वो एस्की कोड हो सकता है जो कि असद ने बात की है, या यूनिकोड हो सकते हैं, या कोई और इनकोडिंग हो सकती है। पर द थिंग इज कि वो है एट द एंड ऑफ द डे वो है बिट्स। तो बिट्स को आप एज अ नंबर ट्रीट कर लें, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक कोड है 1011000, लेट्स सपोज ये आपके पास कोड है, ये एस्की कोड है, पर इस चीज को आप एज अ डेसिमल नंबर भी तो ट्रीट कर सकते हैं ना, इसको कन्वर्ट कर दो तो डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हमने बात न्यूमेरिकल डेटा की है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता। आप टेक्स्ट को भी एज ए नंबर ट्रीट कर लें, आपका एरे से चल जाएगा। अप्रोच यही होगी जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब एक पॉइंट आपने याद रखते हैं कि आरएसए की जो स्ट्रेंथ है वो इस बात में लाई करती है, ठीक है, कि आपके पास एक बहुत ही मैसिव नंबर होता है, ठीक है, जो कि n की वैल्यू है। n आपने जो पिछली स्लाइड में देखा था, जो मैंने वेब पेज का आरएसए दिखाया था, तो आपको नजर आता है कि मॉड्यूलस की वैल्यू थी जो कि बहुत ही ह्यूज थी। तो बेसिकली एक बहुत बड़ी n की वैल्यू होती है, उसे आपने आरएसए को ब्रेक करने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उस बड़ी वैल्यू को आपने ब्रेक डाउन करना है इनटू 2 फैक्टर्स, और वो दोनों फैक्टर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। तो करंटली जो है आजकल के ज़माने में आपके पास इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं है कि आप एक बहुत ह्यूज नंबर को ब्रेक डाउन करें इनटू 2 प्राइम नंबर्स। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नंबर छोटा रखते हैं, लार्ज नंबर नहीं रखते हैं, तो फिर मैं आपको लेट सपोज कहता हूं कि नंबर 75 है, 75 नहीं सॉरी, नंबर है 35। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 35 मिला आपको? एनी आइडियाज? 75 75 आपने 1 सेकंड के अंदर बता दिया मुझे। तो अगर n जो है वो 35 होता तो आप बड़े आराम से इंक्रिप्शन ब्रेक कर लेते हैं, पर n अगर 200 या 300 डिजिट का नंबर है तो अब उसके प्राइम नंबर आप कैसे ढूंढेंगे? 2 प्राइम नंबर जो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू है, वो करंटली पॉसिबल नहीं है आजकल की टेक्नोलॉजी में। यस, कल को अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाती है, फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाती है, तो फिर आरएसए जो है वो फेल हो जाएगा, फिर आपको कोई नई टेक्निक चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने आरएसए को सिक्योर करना है तो मेक श्योर कि पी और क्यू की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट 512 बिट्स हो, ताकि एन की वैल्यू जो है, जो कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू था, उसकी वैल्यू जो है वो फिर एटलीस्ट 1024 बिट्स होगी। अगर इस साइज की आप बिट्स, इस साइज के पी क्यू और एन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंक्रिप्शन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप कोई बहुत छोटा नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहते हैं कि प्राइम नंबर 35 है, तो आप उसे ब्रेक करना इनटू 2 प्राइम नंबर जो है, सॉरी n 35 है, उसे ब्रेक करना इनटू 2 प्राइम नंबर, वो तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है कि आरएसए की रनिंग स्पीड क्या है, यानी आरएसए अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है, इतना पावरफुल है, तो फिर जितनी भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है हम आरएसए ही इस्तेमाल कर लें। हम आरएसए क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? यानी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के लिए हम आरएसए क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो उसकी वजह ये है कि वाइल बैक कुछ अर्से पहले कंपैरिजन हुआ था डेस का और आरएसए का, और उस कंपैरिजन में क्या नजर आया था कि अगर हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंटेड है तो आरएसए जो है वो डेस से 1000 टाइम्स स्लोअर है, और अगर सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंटेड है तो आरएसए 100 टाइम्स स्लोअर थी डेस से। तो बात यह है कि अगर आप पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करने बैठ जाएं यूजिंग आरएसए, तो आपको कोई 1000 गुना ज्यादा या 100 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो तो बहुत स्लो है। तो इसलिए आरएसए आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आप आरएसए यूजली इस्तेमाल करते हैं या तो सिर्फ और सिर्फ की को इनक्रिप्ट करने के लिए जो कि आपने शेयर करनी है,
यानी लेट्स सपोज डेस है या AES इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी जो की है वो आपने शेयर करनी है, तो आप RSA को इस्तेमाल करते हुए उसे इनक्रिप्ट करके शेयर करना है। और दूसरा, अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल करना है तो आप पूरी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट नहीं करते, आप पूरी डॉक्यूमेंट का एक हैश वैल्यू निकालते हैं और सिर्फ उस हैश वैल्यू को RSA के थ्रू इनक्रिप्ट कर देते हैं, बाकी को नहीं आप करते। बाकी को इनक्रिप्ट करना है तो डेस या AES इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी पूरी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट करना स्लो होगा, पर सिर्फ एक हैश वैल्यू या सिर्फ एक की वैल्यू को इनक्रिप्ट करना है, चले वो एक छोटी वैल्यू है तो उसे इनक्रिप्ट करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसके लिए आप फिर RSA इस्तेमाल कर देते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. ऑलराइट देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।